हेलो ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शंस के बारे में डिस्कशन किया। फंक्शन क्या होते हैं, उनकी और भी जो बारीकियां हैं वो हमने डिस्कस की। फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है एंड ऑल, व्हाट इज द रिटर्न टाइप। तो इस तरीके से हमने फंक्शंस के बारे में बहुत सारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हमने डिस्कस की। आज हम फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं उसके बारे में बात करेंगे और उसे एक सिंपल एग्जांपल लेंगे। सो विल डिस्कस द सिंटैक्स ऑफ द फंक्शन। उसके पहले आई विल रिवाइज दैट a function is an independent block of code which is returned to perform a specific task. Here the word independent means the function will be having its own variables, control structures and logistics. So this is the function. Now जब हम लोग फंक्शन को डिफाइन करेंगे, मेनली हम बात करें यूजर डिफाइंड फंक्शंस की, क्योंकि जो लाइब्रेरी फंक्शंस होंगे वो तो आपके पास डिफाइंड है ही है। हम बात करें यूजर डिफाइंड फंक्शंस की। तो जब हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस डिफाइन करेंगे उस केस में उसका सिंटेक्स क्या हुआ, जनरल सिंटेक्स में यहाँ लिख रहा हूँ, उसके बाद हम उसे यूज करके भी देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिटर्न टाइप मेंशन करना होगा, रिटर्न टाइप। देन आपको फंक्शन का नाम मेंशन करना होगा, लेट्स से फंक्शन नेम। एंड देन यहां पर आपको आर्ग्यूमेंट लिस्ट मेंशन करनी होगी जो कि इनपुट के लिए बनी होती है। सो आई विल राइट आर्ग्यूमेंट लिस्ट। यहाँ पर कई आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। देन विल ओपन द ब्रैकेट और यहाँ पर हम फंक्शन की बॉडी लिखेंगे जो कि फंक्शन एक्चुअली टास्क परफॉर्म करता है। और एडिशनली यहाँ पर आपके पास रिटर्न स्टेटमेंट होगा, रिटर्न स्टेटमेंट। हियर इट इज एनी वैल्यू जो भी आपको रिटर्न करानी है वो आप लिख सकते हैं। बेस्ड ऑन दिस रिटर्न वैल्यू द रिटर्न टाइप विल बी डिसाइडेड। हम बात कर भी चुके हैं, पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं। व्हाट इज दैट फंक्शन नेम? फंक्शन ये होगा फंक्शन का नाम। दिस प्लेस इज फॉर द आर्ग्यूमेंट लिस्ट टू एक्सेप्ट द आर्ग्यूमेंट। इनपुट पैरामीटर को एक्सेप्ट करने के लिए हम यहाँ पर लिस्ट ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फंक्शन की बॉडी होगी जो एक्चुअली फंक्शन टास्क परफॉर्म करेगा। जब फंक्शन टास्क परफॉर्म करेगा उसके बाद वो वैल्यू लौटा सकता है, नहीं भी लौटा सकता। यदि वो वैल्यू लौटाता है तो हमें रिटर्न स्टेटमेंट की मदद से वैल्यू लौटानी होगी, और जिस भी टाइप की वैल्यू ये फंक्शन लौटाएगा वो उसका रिटर्न टाइप होगा। ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए मान लेते हैं कि यहां से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होती है तो ये रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं होगी। उस केस में हम इसे कमेंट कर देंगे और रिटर्न टाइप में हम वॉइड यूज करेंगे। सो if integer value is returned, the return type will be int. If float value is returned, return type will be float, and so on. If no value is returned, then this return type will be void. void, void. Okay. Now let us take an example. सबसे बहुत बेसिक एग्जाम्पल से हम शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं मुझे एक ऐसा यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है जो दो नंबर्स को ऐड करे और जो एडेड वैल्यू है उसे रिटर्न कर दें। इससे पहले कि हम रिटर्न के लिए बात करें, हम पहले एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो रिटर्न नहीं करेगा। फंक्शन में ही वैल्यू हम प्रिंट करा देंगे। देखते हैं, मैं पूरा एग्जांपल आपको बताता हूं। सो द टास्क इज डिफाइन अ फंक्शन with name as addNum, for example, which accept two integer values n1 and n2 and calculate the sum of these two numbers and display them. So यहाँ जब भी आपको ऐसा टास्क दिया गया, आप या तो मेन फंक्शन पहले बना सकते हैं और उससे आप फंक्शन को कॉल करेंगे, या पहले आप फंक्शन बना लें फिर आप मेन फंक्शन लेके उसे कॉल कर लें। हम पहले फंक्शन बनाएंगे और फिर उस फंक्शन को मेन फंक्शन के थ्रू हम यहाँ पर कॉल करेंगे। सो स्टार्टिंग विद हमें यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखना है। मान लेते हैं फंक्शन का नाम है addNum, और जैसे कि आपको बताया गया है कि दो इंटीजर वैल्यूज आपको दी जाएंगी एज इनपुट। सो आई विल टेक टू इंटीजर वेरिएबल्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल n1, n2. The place for input is fixed, parenthesis. Okay, यहाँ पर रिटर्न टाइप के लिए मैं कुछ स्पेस छोड़ता हूँ और फिर हम यहाँ आगे इस फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। ना यहाँ जैसे कि हमने कहा फंक्शन के खुद के वेरिएबल्स होंगे, तो ये n1 और n2 इस फंक्शन के खुद के वेरिएबल है। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि आपको इस वर्किंग के लिए कुछ और वेरिएबल की जरूरत पड़े। ऐसे केसेस में आपको यहाँ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने चाहिए। तो यहाँ जो n1 n2 है मैं उन्हें यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। मान लेते हैं ये n1 वेरिएबल है, जो भी वैल्यू यहाँ फंक्शन कॉलिंग के दौरान भेजी जाएगी वो हम यहाँ एक्सेप्ट करेंगे। सेकेंड वैल्यू n2 होगी, जो भी सेकेंड वैल्यू फंक्शन कॉलिंग के दौरान पास होगी वो यहाँ आएगी और हम उसे n2 में एक्सेप्ट करेंगे।
अब इंटरनल वर्किंग के लिए हमें एक और वेरिएबल की जरूरत पड़ सकती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल सम, जिसमें कि हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके स्टोर करेंगे। सो आई विल हैव टू डिफाइन दिस वेरिएबल आल्सो और हियर, तो मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, द नेम इज सम। सो दिस फंक्शन हैज 3 वेरिएबल्स, n1 n2 एंड सम, इसके खुद के वेरिएबल। नाउ अब हम लॉजिक की बात करते हैं या कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। यहाँ एज सच कोई खास कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज नहीं होना है, क्योंकि सिर्फ लीनियर एग्जीक्यूशन होना है। जब कभी लूप की जरूरत होगी हम यूज करेंगे, इफ की जरूरत होगी हम यूज करेंगे। चलिए अब क्या, ये जो नंबर्स इनपुट हो चुके होंगे उन्हें हमें ऐड करना है और सम वेरिएबल में स्टोर करना है। सो आई विल राइट द स्टेटमेंट लाइक सम इज इक्वल टू n1 प्लस n2। वॉट एवर वैल्यू जो n1 में होगी n2 में होगी वो ऐड की जाएगी, और जो वैल्यू होगी वो सम में स्टोर की जाएगी। और जैसा कि कहा गया, पहले हम फंक्शन विदाउट रिटर्निंग वाला एग्जांपल ले रहे हैं, उसके बाद हम इसी फंक्शन को मॉडिफाई करके रिटर्निंग वैल्यू वाला फंक्शन बना देंगे। अब जैसे ही सम कैलकुलेट होता है मुझे इससे प्रिंट करना है, तो मैं लिखूंगा cout सम इज इक्वल टू, और यहां पर वेरिएबल सम को हम डिस्प्ले कर देंगे। तो जो भी यहाँ सम कैलकुलेट होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और अब इसके बाद यहाँ कोई भी काम नहीं करना, जो टास्क परफॉर्म करने के लिए हमने ये फंक्शन बनाया था वो कंप्लीट हो चुका है। सो दिस इज द फंक्शन। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिटर्न टाइप, नाउ एज दिस फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू, जो भी कैलकुलेशन हुआ है उसे यही डिस्प्ले कर दिया गया, कोई वैल्यू लौटा ही नहीं जा रही है। तो इस केस में यहाँ पर जो रिटर्न टाइप होगा दैट विल बी अज्यूम्ड एज void। Now this is the complete function, उसका नाम है आर्गुमेंट लिस्ट, दैट इज पैरामीटर लिस्ट है, फंक्शन की बॉडी है और फंक्शन का रिटर्न टाइप। नाउ जब ये फंक्शन बन चुका है तो अब हम इस फंक्शन को यूज करेंगे। यूज कहाँ करेंगे, हम इसे नॉर्मली मेन फंक्शन में यूज करेंगे। आप इसे कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, नॉर्मल केसेस में मेन से कॉल करेंगे। तो यहाँ मैं एक मेन फंक्शन बनाता हूँ, लेट्स से हैश इंक्लूड iostream dot h and next void main। ओके, अब जो मेन फंक्शन है वो अपने आप में एक फंक्शन है, उसके भी खुद के वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो यहाँ मैं कुछ वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, लेट्स से इंट ऑफ n1 n2। अभी मुझे सिर्फ इन्हीं दो वेरिएबल से जरूरत पड़ने वाली है। जो भी नंबर मुझे इस फंक्शन से ऐड कराना है उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए मैं इन दो वेरिएबल को यूज करूंगा। एक बात और मैं आपको सिंपलिसिटी के लिए एक बात बता दूं, जब हम फंक्शन नहीं बना रहे होते तो सारा काम हम मेन में ही कर रहे होते हैं, लेकिन यदि हम फंक्शन बना चुके हैं तो अब मेन में सारा काम नहीं होगा। अब मेन सिर्फ एक इंटरमीडिएट एंटिटी बन के रह गया है। कैसे, हम जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे, जो डेटा होगा वो यूजर से लेंगे, यूजर से इनपुट कराएंगे, और यूजर से इनपुट कराने के बाद हम उसे यहाँ पर कैलकुलेट करते थे। मतलब काम खुद मेन फंक्शन करता था, लेकिन अब काम मेन फंक्शन नहीं करेगा, बल्कि वही काम करने के लिए हमने एक फंक्शन बना रखा है वो काम करेगा। तो मेन सिर्फ क्या करने वाला है, मेन यूजर से इनपुट लेगा और वही इनपुट एक्सेप्ट करने के बाद वो फंक्शन को भेज देगा। फंक्शन उस इनपुट को लेकर कैलकुलेशन करेगा, जो भी वैल्यू होगी वो मेन फंक्शन के पास आएगी। यदि रिटर्न करता है तो वापस आएगी, नहीं तो वो फंक्शन वही टास्क कंप्लीट कर लेगा, और उसके बाद मेन के थ्रू हम यूजर तक वैल्यूज पहुंचा सकते हैं। इस बात को मैं यहाँ पर आपको और आगे डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल डिफाइन कर लिए, लेट्स से इंट n1 एंड n2। वो इस स्कोप के वेरिएबल होंगे, मान लेते हैं ये है n1, दिस इज द वेरिएबल n1 एंड दिस इज वेरिएबल n2। यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि यहाँ पर भी n1 n2 वेरिएबल ले लिए और यहाँ पर भी n1 n2 वेरिएबल ले लिए। नो इश्यूज, दोनों ही का स्कोप अलग अलग है। दिस इज द स्कोप ऑफ मेन फंक्शन, दिस इज द स्कोप ऑफ एडनम फंक्शन। इसीलिए नाम एक से होने से कोई फर्क नहीं होगा, दोनों ही वेरिएबल अलग अलग हैं, अलग अलग मेमोरी लोकेशंस पर है, इसीलिए ऐसा कर सकते हैं आप। चलिए, तो यहाँ पर अब मैं एक लाइन खाली छोड़ता हूं जहां पर मुझे इस फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन करना होगा। कैसे वो हम बात करते हैं। सबसे पहले आई विल आस्क द यूजर टू एंटर 2 नंबर्स। तो मैंने यहाँ कहा एंटर 2 नंबर्स। जैसे ही ये मैसेज यूजर तक पहुंचेगा, यूजर मुझे 2 वैल्यूज देगा, मैं उसे सी इन करके n1 और n2 नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूं।
और अब जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, मेन में अभी तक सारा काम होता था, मींस एडिशन का काम मेन खुद करता था, लेकिन अब हमारे पास फंक्शन है, हम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहां से मैं उस एडनम फंक्शन को कॉल करता हूं ना। हाउ टू कॉल द फंक्शन? सो नेम ऑफ फंक्शन आपको मेंशन करना होगा, तो मैं लिख देता हूं एडनम, कुछ इस तरीके से। और इसमें जिन भी नंबर्स को मुझे ऐड करना है, ऑब्वियसली मुझे n1 और n2 को ऐड करना है, उन्हें मैं एज अ इनपुट पैरामीटर यहां से फंक्शन में पास करूंगा, जो कि यहां पर अब प्रोग्राम पॉइंटर यहां से यहां शिफ्ट होगा। कैसे? चलिए मैं पहले एग्जीक्यूशन करके बताता हूं। जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, n1 n2 वेरिएबल में बन जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक मैसेज आएगा एंटर टू नंबर्स का, यूजर दो वैल्यूज देगा, n1 n2 में स्टोर हो जाएगी। मान लेते हैं n1 में आ गया 10, n2 में आ गया 20। अगली लाइन में यहाँ पर एडनम नाम का फंक्शन कॉल होगा। इसके बाद जो भी स्टेटमेंट है जो आगे हम लिखने वाले हैं, हो सकता ना अभी लिखें, वो एग्जीक्यूशन अभी बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ अब आपका स्टेटमेंट जो प्रोग्राम पॉइंटर है वो यहाँ रुक चुका है फंक्शन कॉल के लिए। अब दिस इज कॉलिंग फंक्शन। कैसे पता दिस इज कॉलिंग फंक्शन? फंक्शन नेम अलॉन्ग विद पेयर ऑफ ब्रैकेट विद सेमीकोलन इज कॉलिंग फंक्शन। तो कॉलिंग फंक्शन से आपका प्रोग्राम पॉइंटर कॉल्ड फंक्शन की तरफ जाएगा, शिफ्ट होगा। तो यहां से एडनम, अब नाम सेम क्यों होना चाहिए? जैसे जैसे मान लेते मेरा फ्रेंड है, उसका नाम है अमित, यदि मुझे उसे पुकारना है तो मुझे उसका नाम पुकारना होगा, कहना होगा, तब तो अमित तक वो मैसेज पहुंचेगा। तो अमित को अमित के नाम से ही पुकारना होगा, ऐसे ही फंक्शन को फंक्शन के नाम से ही पुकारना होगा, इसलिए सेम लिखा है। तो एडनम, ये बात यहां तक पहुंचेगी। ये n1 यहां इस स्कोप में इस n1 में एक्सेप्ट होगा। अब आप देख सकते हैं दो वैल्यूज यहां से भिजवा रहे हैं, तो उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए दो वेरिएबल आपको यहां लगेंगे, यूज होंगे। तो यहां से ये n1 में 10, n2 का 20, यहां पर n1 में एक्सेप्ट होगा 10, n2 में एक्सेप्ट होगा 20। नाउ अब आप इस स्कोप में आ गए। यहां इस स्कोप में आपके पास सम वेरिएबल है जो यहां डिक्लेयर डिफाइंड है। n1 n2 की वैल्यूज ऐड होगी और सम में स्टोर होगी, दैट वैल्यू विल बी 30, और यहां पर एक मैसेज आएगा सम इज इक्वल टू 30। इस तरीके से पूरी फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और अब आपका प्रोग्राम पॉइंटर वापस लौटेगा, लेकिन ध्यान रहे इस बार बिना वैल्यू लिए लौट रहा है। यहां से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की हमने, रिटर्न स्टेटमेंट यहां नहीं लिखा। चूंकि यहां रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा, इसलिए यहां पर रिटर्न टाइप क्या लिखा गया है? वॉइड। लेकिन हाँ, भले ही वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही, लेकिन प्रोग्राम पॉइंटर तो लौटेगा खाली हाथ। जब प्रोग्राम पॉइंटर यहां लौटेगा और उसके बाद के जो भी स्टेटमेंट है वो आगे एग्जीक्यूट होंगे। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में यहाँ कोई स्टेटमेंट एज सच है नहीं, जरूरत नहीं है। आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं सी आउट, लेट्स से ओके, एनी मैसेज यू वांट टू, और उसके बाद आपका ये प्रोग्राम यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो ये वापस लौटा, उसके बाद एक मैसेज आएगा ओके। तो इस पूरे सिनेरियो में आउटपुट 30 आएगा, सम इज इक्वल टू 30, एंड लास्टली द ओके मैसेज विल बी डिस्प्लेड। सो दिस इज वन सिनेरियो। नाउ वी हैव डिफाइंड द फंक्शन। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है, वो ये, जैसे कहीं पर भी, जैसे मेन की बात करें हम, जिन भी वेरिएबल को मुझे यूज करना होता है उन्हें मुझे डिक्लेयर करना होता है। बिल्कुल वैसे ही यदि कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन है और उसे मैं मेन में यूज करना चाहता हूं, तो मुझे उसे डिक्लेयर करना होता है। कंपाइलर को बताना होता है कि मैं इस मेन फंक्शन में एक फंक्शन को, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, जो लाइब्रेरी फंक्शन नहीं है, उसे यूज करना चाहता हूं। उसका डिक्लेरेशन कैसे लिखते हैं वो ध्यान से सुनिए। जो भी कॉल्ड फंक्शन होता है उसकी इस फर्स्ट लाइन में जो कुछ लिखा है वो आपको यहां लिखना होगा डिक्लेरेशन में। लेकिन दो बातें ध्यान रखनी होगी, वेरिएबल के नाम नहीं लिखने होंगे और लास्ट में आपको सेमीकोलन लगाना होगा। मैं आपको बताता हूं कैसे। तो सबसे पहले देखिए, पहले तो ये डिक्लेरेशन कहां होगा? जैसे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं वैसे ही फंक्शन भी डिक्लेयर होता है, और उसी को हम प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कहते हैं। तो यहां पर वॉइड, तो आप भी लिख दें वॉइड। देन नेक्स्ट इज द नेम ऑफ फंक्शन, आप भी लिख दें एडनम, नेम ऑफ फंक्शन। उसके बाद ब्रैकेट, तो आपने भी लिख दिया ब्रैकेट। फिर लिखा हुआ इंट, आप भी लिख दें इंट। उसके बाद है n1, n1 इज द नेम ऑफ वेरिएबल। मैंने अभी कहा वेरिएबल का नाम नहीं लिखना, छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद कॉमा, आपने भी कॉमा लगा दिया। फिर उसके बाद इंट आपको लिखना है। फिर उसके बाद है n2 जो कि वेरिएबल का नाम है, बिल्कुल मत लिखिए। फिर ब्रैकेट, आपने भी ब्रैकेट क्लोज किया। अब वहां कुछ नहीं है, लेकिन आपको अपनी तरफ से क्या लगाना है? सेमीकोलन। सो दिस एक्चुअली इज नोन एज द प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। तो किसी भी फंक्शन को यूज कर, जहां यहां हम उसको यूज कर रहे हैं, यहां हमें उसे डिक्लेयर करना होगा। जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे ही फंक्शन भी डिक्लेयर करना होगा। नाउ
दिस इज द कंप्लीट एग्जाम्पल जो कि रन हो सकता है, एग्जीक्यूट हो सकता है। अब जैसे कि मैंने कहा था, हम इसी फंक्शन को एक रिटर्न करने वाला फंक्शन भी बनाएंगे या वैल्यू रिटर्न करने वाला फंक्शन भी हम बनाएंगे। उस केस में हमें क्या करना होगा, तो ध्यान से देखिए, मैं इसी में ही मॉडिफिकेशन करता हूं। बेहतर होगा कि हम यहाँ पर जो भी इनपुट वैल्यू आ रही है एडिशन करें, और यहाँ जो वैल्यू हम प्रिंट करा रहे हैं वो ना प्रिंट करा के जो वैल्यू कैलकुलेट हो रही है उसे रिटर्न करा दें। उस केस में क्या होगा, उस केस में मुझे यहाँ पर ये सम वैल्यू प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। रादर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखूंगा और रिटर्न स्टेटमेंट में जो भी वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट हुई है उसको लौटाऊंगा। और यहाँ पर स्टेटमेंट मैंने क्लोज किया। पहला चेंज, आपको यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लिखना होगा ताकि ये यहाँ से वैल्यू लौट पाए। तो जो भी सम वैल्यू है वो यहाँ पर अब लौट पाएगी, कहाँ, जहां से कॉलिंग हुई है। अब नेक्स्ट चेंज, यदि यहां रिटर्न स्टेटमेंट यूज किया है तो आपको यहां रिटर्न टाइप भी देखना होगा। अब पिछली बार कोई फंक्शन में वैल्यू बैक नहीं लौट रही थी, लौट नहीं रही थी, तो उस केस में हमने यहाँ पर वॉइड रिटर्न टाइप मेंशन किया था। पर चूंकि अब यहाँ सम लौट रहा है, सम इंटीजर टाइप का है, इसका मतलब जो वैल्यू लौट रही है वो इंटीजर टाइप की है, और रिटर्न टाइप यही होता है, वट एवर टाइप ऑफ वैल्यू विच इज रिटर्न बैक, दैट इज नोन एज द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ अब मुझे इस वॉइड की जगह रिटर्न टाइप इंट यूज करना होगा। So I'll just erase that and I'll mention the return type as int. So the function will be int add num like that. So void में void की जगह आपको क्या लिखना होगा, int। यहाँ का काम खत्म। अब हम यहाँ आते हैं। पिछली बार जब हमने add num फंक्शन कॉल किया था तब चूंकि यहाँ से कोई वैल्यू लौट के नहीं आ रही थी इसलिए हमें एक्सेप्ट करने की भी जरूरत नहीं थी। पर अब इस समय यहाँ से एक वैल्यू लौट के आ रही है। जब यहाँ से इस स्कोप में एक वैल्यू लौट के आएगी तो मुझे उसे कहीं कैच भी करना होगा। वो वैल्यू कैच करने के लिए जो यहाँ से लौट के आ रही है मुझे यहाँ पर एक और वेरिएबल लेना होगा। मान लेते मैंने उस वेरिएबल का नाम दे दिया सम। मैंने जबरदस्ती वही वेरिएबल लिए हैं जो यहाँ पर यूज हो रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। यहाँ के वेरिएबल अलग और इस स्कोप के वेरिएबल अलग, भले ही नाम सेम है, इससे कोई फर्क नहीं होगा, वो अलग अलग वेरिएबल ही होंगे। और यहाँ पर इस तरीके से अब एक सम नाम का वेरिएबल और होगा। चलिए फिर से एग्जीक्यूशन करते हैं। यहाँ पर ये डिक्लेरेशन में भी चेंज आएगा, अभी देखते हैं थोड़ी देर बाद। एंटर ए नंबर, 2 नंबर आ गया आपके पास, एंटर 2 नंबर्स, 2 नंबर n1 n2 आ चुके हैं। अब मैंने एड नम फंक्शन कॉल किया, यहां से अब यहाँ पहुंचे 10 और 20 वैल्यूज लेके, यहाँ एडिशन हुआ और रिटर्न सम हुआ। तो ये जो सम वैल्यू है वो यहाँ रिटर्न होगी, मीन्स 30 यहाँ रिटर्न होगा। जब 30 यहाँ रिटर्न हो गया है तो मुझे उसे कैच करना है, तो मैं उसे कहाँ कैच करूंगा, तो यहाँ पर आपको सम वेरिएबल को इस तरीके से यूज करना होगा। तो जो भी वैल्यू यहाँ लौट के आएगी अब वो वैल्यू इस वेरिएबल सम में स्टोर होगी। तो यहाँ इस सम में कितना स्टोर हो जाएगा, 30। इस तरीके से यहाँ से वैल्यू रिटर्न की जा सकती है। अब जैसे ही यहाँ सम में 30 आया, पिछली बार प्रिंटिंग हमने सम की यही कर दी थी, लेकिन अब यहाँ प्रिंटिंग ना करके हम यहाँ प्रिंटिंग करेंगे। तो यहाँ पर अब आपको सी आउट सम को करना होगा। तो जो स्टेटमेंट हम वहां प्रिंट कर रहे थे वो मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूं, दैट इज सी आउट सम इज इक्वल टू, और हम यहाँ वेरिएबल सम को डिस्प्ले कर देंगे जिसमें कि अभी अभी वैल्यू हमारी स्टोर हुई है। सो इस तरीके से अब आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। सो जो वैल्यू रिटर्न है उसे हम यहाँ पर राइट हैंड साइड में एक्सेप्ट करेंगे और फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल में असाइन कर देंगे और फिर इस वेरिएबल को यहाँ प्रिंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ द लास्ट चेंज ये कि फंक्शन के डिक्लेरेशन में भी अब हमें चेंज करना होगा। अब रिटर्न टाइप इंट है, जैसे मैंने कहा था जो कुछ यहाँ पहली लाइन में लिखा है वो एज इट इज आपको लिखना है, 2 चेंजेस के साथ। वेरिएबल के नाम नहीं लिखने और अपनी तरफ से यहाँ सेमीकोलन लगा देना है, दैट इज प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर वॉइड की जगह इंट हो चुका है, इसलिए यहाँ पर भी आपको अब वॉइड की जगह इंट लिखना होगा, दैट विल बी द रिटर्न टाइप। नाउ ये जो प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन ये बेसिकली बता क्या रहा है, ये सिर्फ कोरी चीजें बता रहा है कि फंक्शन का नाम एडनम है, फंक्शन 2 इंटीजर टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और फंक्शन एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। इस तरीके से ये एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है यूज करने से पहले। सो इस तरीके से हम फंक्शंस को बना सकते हैं जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस है। आगे आप इसकी प्रैक्टिस के लिए और भी एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हैं।